10वीं की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? देखिए, इसके उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ में अब मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको डेली भारत के संविधान से कई क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे हम स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी, साथ में इकोनॉमिक्स, इन सबसे, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन। तो ये दोनों का, एक तो आपका प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये दोनों ही साथ में होती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। देखिए, धीरे धीरे हमारा जो सपना है इस नौकरी को पाने का सरकारी, वो आज नहीं तो कल सिद्ध हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन चाहे एक तरह से आप देखिए, चाहे ये मिले या ना मिले नौकरी, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि आप यहां से इतनी सारी चीजें सीख के जाओगे कि सोसाइटी में, समाज में एक अच्छा, एक बेहतर इंसान कहलाओगे। आप कहीं चार लोगों के बीच में अगर जब बैठेंगे ना, तो ऐसा अपने आप को फील नहीं करेंगे आपको कुछ आता ही नहीं। 100% आप हर टॉपिक पे, हर विषय पे आप कुछ ना कुछ बोल ही लेंगे। तो इसका सही उत्तर है ए, आसाम। वहीं हमें देख लेते हैं आसाम का लोकेशन क्या है और इसकी राजधानी, इसके कैपिटल क्या है, दिसपुर। और आसाम की लोकेशन ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे, और मणिपुर, aizawl और त्रिपुरा इनके बीच में। मुख्य नदियां जो इसमें बहती हैं, एक बराक रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और बाकी ब्रह्मपुत्रा जो नदी यहां से आके यहां मिलती है गंगा से। दूसरी चीज, अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस से शेयर करती है असम, तो आपका आंसर होना चाहिए भूटान, और दूसरा बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम, पांचवा मणिपुर, छठा नागालैंड। तो इन्हीं सब स्टेट्स को मिला के हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 सिस्टर्स यही है, सिक्किम 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। वहीं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं असम के बारे में। तो बराक और ब्रह्मपुत्र यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी सीमा मैंने आपको बता दी है, एक तो भूटान प्लस बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश इनसे मिलती है। दूसरा, यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और कुछ और महत्व इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख लीजिए, जैसे कि महत्व वन्य अभ्यारण्य कौन कौन से हैं असम के। एक है रायमोना, फिर मानस, फिर ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिहांग पटगई और दिब्रू सिकोवा। कई बार प्रश्न पूछ लिया था कि काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये आसाम में है। कई बार ओरांग पूछ लिया जाता है, तो आसाम, ये ध्यान रखिए। मानस पूछ लिया जाता है, तो ये आसाम। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रेषण में कौन सा देश वैश्विक नेता के रूप में उभरा? देखिए, इसके इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आए। विच कंट्री इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन रेमिटेंसेस? रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं विदेशों में, जैसे यूएसए, ठीक है, यूके, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जो लोग भारतीय रह रहे हैं, वो यहाँ से जो पैसा कमाते हैं वो अपने परिवार को वापस भेजते हैं, ठीक है, वापस भेजते हैं। इसी पैसे को रेमिटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका पहला उत्तर है ए, चाइना, बी, मैक्सिको, सी, इंडिया, या डी, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है सी। रिसेंटली इंडिया ने ये फीट अचीव किया है और विश्व में पहला स्थान हासिल किया है रेमिटेंसेस के मामले में। अगर कोई कहे कि रेमिटेंसेस में पहली रैंक किसकी है,
तो हमारे इंडिया की है। इंडिया के लोग देश विदेश में कई जगह बसे हुए हैं और सबसे ज्यादा इंडिया के लोग कहां पर हैं, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रहते तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, यूएसए, क्योंकि यूएसए का पे स्केल बहुत अच्छा है। ठीक है, पे स्केल मतलब पैसा ज्यादा मिलता है यूएसए में, कंपैरिजन करो यूएई से। तो वहीं ओईसीडी इस लिस्ट को हर साल प्रस्तुत करती है। 2024 की लिस्ट जो इन्होंने प्रस्तुत की, ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड नेशन की एक पार्ट है जो कि हर साल इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में। अगर पूछेगा कोई कि भाई वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो कि 2024 ओईसीडी कब दी गई थी, तो इसकी स्थापना ओईसीडी की 1948 में हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर देखेंगे तो भारत, उसके बाद मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस, ये आपको ध्यान रखा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट जो कि आती है उसमें बताया गया है कि 2010 में तकरीबन 53.4 बिलियन था, 2020 में ये 111 बिलियन के आसपास हो गया 2022 में, और 2024 में फिर से 100 बिलियन, जो कि इसमें बहुत बड़ी संख्या, $100 बिलियन फिर से पार कर गई है। वही भारतीय प्रवासी कहाँ कहाँ रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात लगभग 3.5 मिलियन, मतलब 35 लाख के आसपास लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब 30 मिलियन, मतलब 2.7 मिलियन, मतलब 30 लाख के आसपास, 30 लाख। ठीक है, वहीं सऊदी अरब में लगभग 2.5 मिलियन। और धन प्रेषण मतलब रेमिटेंस सबसे ज्यादा कहां से आता है, पहले नंबर पे है यूएसए, पहले नंबर पे, और दूसरे पे है आपका यूएई, तीसरे पे है यूके। कई बार इनका पूछ लिया जाता है कि क्रम में बताइए, तो पहला यूएसए, फिर यूएई, फिर यूके। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2024 में कितने पदक जीते हैं, ए 48, बी 45, सी 50 या डी 43। इसका सही उत्तर है डी 43। अभी हाल ही में अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग ये कहां पर हुआ, अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग कहां पर, कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है अस्ताना। ध्यान रखिए अस्ताना, यहां पर कजाकिस्तान में अस्ताना में ये आयोजित हुआ था, और जिसमें नंबर 1 पे कजाकिस्तान ही रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान ही नंबर 1 पे रहा है इसमें। थोड़ा यही हम कजाकिस्तान का कैपिटल देख लेते हैं और साथ में उसके आस पड़ोस के देशों की कैपिटल भी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। कई बार पूछ लिया जाता है किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखिए बिश्केक। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान के कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, अशगाबाद है। ठीक है, तुर्क अशगाबाद। तजिकिस्तान दशानबे, ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और वहीं रशिया की मॉस्को, और मंगोलिया के उलान बतर, चाइना की बीजिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और बातें करें किस कंट्री ने कितने पदक जीते, तो वहीं भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 43 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला किसका रहा है, कजाकिस्तान का खुद का। ठीक है, कजाकिस्तान का पहला स्थान रहा है। और वहीं भारतीय इसमें 43 में से कितने पदक कौन से आए हैं, भारतीय अंडर 22 11 पदक, जो कि 7 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक जीता। वहीं युवा मुक्केबाजी में 22 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, बाकी के कांस्य और रजत पदक। पहला स्थान किसका, कजाकिस्तान का रहा, जो कि 48 पदक टोटल इसने जीते थे। वहीं अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ भारत प्रशांत सुरक्षा और सहयोग पर अभी हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ईयू, यूएई, सिंगापुर या सऊदी अरेबिया। इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के साथ अभी भारत ने इस कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पे अभी डील पे साइन किया है। ठीक है, तो वही थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि इसका नाम क्या दिया गया था। इसका ऑफिशियल नाम था सुजमान हेल्ड। ध्यान रखिए क्या था, सुजमान, जो कि कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला कहां पर होगा, ब्रुसेल्स में होगा। ध्यान रखिए अगला कहां पर होगा, नेक्स्ट सूजन विल बी हेल्ड इन ब्रुसेल्स। हाल ही वाला नई दिल्ली में हुआ था। इसमें कितने सदस्य हैं,
27 सदस्य हैं। अगर कोई पूछे कि भाई एस्टेब्लिश कब हुआ था, अगर आपसे पूछे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये स्थापित कब हुआ था? 1993 हुआ था, जिसमें 27 सदस्य हैं। कितने? 27 कंट्री। इन 200 में से 19 देशों उपयोग करते हैं यूरो का, ध्यान रखिए 19 देश उपयोग करते हैं यूरोपीय। 8 यूरोपीय संघ के सदस्य बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक, बाकी ये सारे जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सारे यूरो उपयोग नहीं करते हैं, ये अपनी कंट्री डिफरेंट यूज करते हैं करेंसी को, ठीक है। बाकी सारे कौन सी करेंसी यूज करते हैं? यूरो। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। अगला अगर कोई कहे कि अगला शुजमन कहां पर होगा? ब्रुसेल्स में होगा, जो कि यूए की राजधानी है। यूएई की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। वहीं आप इंपॉर्टेंट एक कंट्रीज देख लीजिए, जैसे कि यूएई में कौन कौन सी है? स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ आपका लाटविया है, यहाँ पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो 27 देश पूरे हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, इनकी एक बार लोकेशन और इनके खासकर आप कैपिटल्स भी देख लीजिएगा। खैर कैपिटल्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस साहित्य अकादमी विजेता उर्दू साहित्यकार का निधन हुआ है? विजय वर्मा, सालम बिन रजाक, शेख अब्दुल सलाम या नवाब शहर? इसका सही उत्तर है बी, सलाम बिन रजाक। इनकी हाल में मृत्यु हुई है। ये है सलाम बिन रजाक। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार हर साल दिया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। साथ में इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक शॉल दी जाती है। साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा करती है। 24 भाषा में से 22 हमारे एक शेड्यूल में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ध्यान रखिएगा, प्लस 2 भाषा अन्य हैं, जो कि एक इंग्लिश है और दूसरी भाषा है राजस्थान। इन भाषाओं में दी जाती है। 9 पुस्तकों में दी, कविता के लिए 9 पुस्तकें, 6 उपन्यास के लिए, 5 लघु कथाओं के लिए और 3 निबंध के लिए, 1 साहित्य अध्ययन के लिए। वहीं इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर कोई पूछे साहित्य अकादमी की, तो 12 मार्च 1954 को हुई थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंकाई टीम का स्पॉन्सर कौन है? अमूल, टाटा, रिलायंस या नंदनी? तो ध्यान रखिएगा, इस बार श्रीलंका को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? श्रीलंका को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? अमूल, ठीक है। नंदनी आयरलैंड स्कॉटलैंड को, नंदनी आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। वहीं कुछ और महत्वपूर्ण T20 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। T20 का ये कौन सा संस्करण होगा? ये 9वां होगा। और वहीं पिछला जो कि 8वां संस्करण था, वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। अच्छा, T20 विश्व कप 2024 कहां हो रहा है? यूएसए में हो रहा है और वेस्ट इंडीज, इन 2 देशों में ये होगा, ठीक है। वहीं अमूल स्पॉन्सर कर रहा है श्रीलंका को और नंदनी स्कॉटलैंड और आयरलैंड को। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर क्रिस गेल, उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, इन तीनों को इस बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909, जो कि सारे मैचेस कंडक्ट कराता है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में होती है। इसका मुख्यालय यूएई दुबई में है। ये ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न आ जाता है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई इसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय है चर्च गेट, मुंबई। अच्छा बताइए, 2027 का विश्व कप कहां पर खेला जाएगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, इसमें विश्व कप को खेला जाएगा जिसमें 14 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये कहां खेला जाएगा? साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, इन 3 कंट्रीज में खेला जाएगा। हाल ही में गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास भारतीय वायुसेना और किसके बीच आयोजित किया गया है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, सी डीआरडीओ या डी सिंगापुर? इसका सही उत्तर भी इंडियन आर्मी के पर्सनल्स और ये इंडियन नेवी, इनके बीच में ये हाल ही में भी कंडक्ट हुआ है पंजाब। ध्यान रखिए, कहां पे हुआ? पंजाब में, ठीक है। और ये दूसरा संस्करण था इसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला है इंडियन आर्मी का कॉन्सेप्ट है खारगा कॉर्प्स। एक आर्मी वेस्टर्न कमांड संभालती है, उनके साथ और इंडियन एयरफोर्स का कंडक्ट 3 दिन का था। कितना? 3 दिन ज्वाइंट एक्सरसाइज को किया, जिसका नाम दिया है गगन स्ट्राइक, जो कि पंजाब में होता है, ठीक है।
इस युद्धाभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण घरेलू अभ्यासों की सूची। अगर कई बार क्वेश्चन आता है गांडीव विजय, इस कौन कंडक्ट करता है, नौसेना, वायुसेना या सेना, तो ध्यान रखिएगा। तो गांडीव विजय कौन करती है, भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी लहर कौन होगा, नौसेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। वायु शक्ति, वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नौसेना, इंडियन नेवी, आई एम सॉरी, क्लियर, ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। विजय प्रहार, इंडियन एयरफोर्स, सॉरी इंडियन आर्मी। भाई अन्य देशों के साथ हमारे कौन कौन से, लातिमे, ये सिसिली के साथ होता है हमारा, ठीक है। दूसरा पूर्वी संप्रति जो कि बांग्लादेश के साथ होता है, और धर्म गार्जियन जो कि जापान के साथ होता है, गरुण फ्रांस के साथ होता है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये हमारा यूएसए के साथ होता है, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके साथ होता है। अगला प्रश्न की तरफ अगर हम पढ़ें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने मैरीन ग्रेड स्टील के लिए कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सी कंपनी है वो, ए टाटा, बी जिंदल, सी एसएलआर स्टील या डी हिंदुजा। इसका सही उत्तर है बी जिंदल स्टील। हाल ही में ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह साइन किया इनसे डील कि भैया हमें मैरीन ग्रेड का स्टील आप दीजिए, ताकि पानी में ना तो जंग लगे ना तो सड़े, क्योंकि अल्टीमेटली भैया पूरे देश की सुरक्षा इनके ऊपर है, समुद्री सुरक्षा। तो तटरक्षक अधिनियम 78 द्वारा अगस्त 2078 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड, ध्यान रखिए, कोस्ट गार्ड इंडिया की कोस्ट को गार्ड करते हैं, ठीक है, उसकी रक्षा करते हैं। भारत के समुद्री क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए इनको स्थापित किया गया था, और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। कई बार पूछ लिया था मिनिस्ट्री ऑफ, इसके अंदर काम करता है डिफेंस के। मुख्यालय है नई दिल्ली में। समुद्री तट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कई बार ये प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने, 5 में गया। पहला है उत्तर पश्चिमी, फिर पश्चिमी, फिर पूर्वी, फिर उत्तर पूर्वी, और दूसरा लास्ट है अंडमान निकोबार। इनका कार्य क्या होती है, तस्करी को रोकना, पहला कार्य है कि भाई तस्करी ना हो, जिसको हम कहते हैं स्मगलिंग, स्मगलिंग ना हो। दूसरा प्रोटेक्शन, ईईजेड, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 1982 में लोगों के बीच आया था, ठीक है, जो कि 2000 नॉटिकल माइल्स तक होता है। 2000 नॉटिकल माइल्स, जब हम समुद्र को नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और दूसरे इनके काम क्या है, समुद्री सुरक्षा प्रदान करना, आपदा प्रबंधन में भूमिका निभाना, और नागरिक प्राधिकरण को सहायता देना। मतलब जो भी कोस्टल पे अगर पुलिस आती है, ठीक है, उनको भी इनको एक्सेस करना है, उनकी मदद करनी है, ताकि जो स्मगलर हैं उन सबको अरेस्ट किया जा सके। वहीं थोड़ा सा बताते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, जो कि शैलो एरिया जो डूबी हुई होती है पानी में कोस्ट से। जब आप कोस्ट से पास खड़े होते हो और ये देखते हो, यहाँ की जो शैलो पार्ट होता है पानी में ढका हुआ, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो स्लोप, जो स्लोपी पार्ट है, इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, इसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंट का पार्ट। और इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, जो हल्का सा और नीचे, और फिर यहाँ से आपका ओशन शुरू होता है। वहीं थोड़ी सी और भी मैं चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, कई बार पूछा जाता है टेरिटोरियल सी कहाँ तक होती है, ये 12 नॉटिकल माइल तक होती है। उसका कॉन्टिन्यूअस जोन 24 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। अगर फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से होता है, अगर कोई कहे तो 12 से लेके पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसको कौन डिक्लेयर करता है, अनक्लॉज। अनक्लॉज, ध्यान रखिएगा, अनक्लॉज जो कि 1982 में आया था। यूनाइटेड नेशन, इनकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ये है कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये बॉडी है जो रेगुलेट करती है ओशंस के लॉ को।
लेकिन चाइना ने देखो कई बार मानने से मना कर दिया इनके लॉ को। खैर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमम क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? व्हाट इज सेसम विच इज अपीयर इन न्यूज रिसेंटली? लैंग्वेज मॉडल है, एआई एप्लीकेशन है, ड्रोन है या सैटेलाइट है? तो ये एक लैंग्वेज मॉडल है, जिसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि जनरेटिव एआई पे काम करता है। जनरेटिव एआई क्या होती है? जनरेटिव एआई होती है जिसको आप आजकल देखते होंगे डीप फेक। ये क्या करता है कि लर्न, ये आउट मतलब कि इसमें कोई प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है कि कोई जो एग्जिस्ट करता है उसको नहीं बनाता है। ये कुछ नए चीज को कोई नई चीज को आविष्कार करके उसको लोगों के बीच में ले आता है। आविष्कार इन नई चीज को डेवलप करता है, चाहे वो वीडियो हो या इमेज हो। एक नया ही लाएगा जो कि अस्तित्व अभी तक नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको डेवलप करता है। उसे कहते हैं जनरेटिव एआई। वहीं हम ये देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू एआई से रिलेटेड। जैसे सेतु भारतीय फिटटेक कंपनी है जो कि पाइन लैब्स के साथ मिलकर काम करे, इन्होंने इसको डेवलप किया है। भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल है। ध्यान रखिएगा, सेसम क्या है? भारत का पहला बड़ा, जिसे कहते हैं कि फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पहला मॉडल है। दूसरा, सेसम की स्थापना 2023 में विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार द्वारा की गई थी। सेतु की स्थापना 2018 में साहिल किनी और निखिल कुमार द्वारा की गई थी। ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि बड़ा मॉडल भी एक तरह का, इसके बेनिफिट्स अभी दिख रहे हैं कि बैंकिंग में इसकी बहुत अच्छा यूज होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज बैंकिंग में प्रॉब्लम्स आती है उसको दूर कर देगा। ठीक है, एलएलएम काम कैसे करता है? मतलब बड़ा लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये क्या करता है, इसकी कोडिंग ऐसी हो रखी होती है कि आप जो लैंग्वेज आप बोलते हैं इसके सामने, जो इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, ये उससे सीख कर एक नई चीज आपको, एक नई लैंग्वेज बना के देता है। लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। बैंकिंग में जैसे कि आप देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेके कई सारी लैंग्वेजेस, तो इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल में इसकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत की रैंकिंग क्या है? 5वीं, तीसरी, दूसरी या चौथी? इसका सही उत्तर है तीसरी। हाल ही में ये रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने 5.8% अपनी बिजली उत्पादन सौर से उत्पादित की है इस बार। EIA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का कहना है कि 2030 तक वैश्विक बिजली उत्पादक का 12% सौर ऊर्जा से होगा। वहीं रामागुंडम तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट है जो कि सौर ऊर्जा रहित है। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा रहित। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहली रैंक है यूएसए की, फर्स्ट रैंक। दूसरी है चाइना की, तीसरी है आपकी भारत की और चौथा है जापान का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेड ऑफिस कहां है? तो ध्यान रखिए, पेरिस के फ्रांस में है, जो कि 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। आईए की स्थापना 1974 में।